नमस्कार। बड़ी खबरों के कम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए नीतीश ने बढ़ाई मोदी की मुसीबत, कहा पेगासस जासूसी कांड की जांच हो। हेमंत नरम पड़े तो कम हुआ तनाव, दोनों राज्यों ने केस लिए वापस। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को पासपोर्ट नौकरी के लिए सुरक्षा क्लियरेंस नहीं। यूपी में मुहर्रम पर दिशा निर्देश पर सवाल, दो समुदायों को लड़ाने वाली भाषा। ओडिशा ने हॉकी टीमों को ओलंपिक के लिए किया स्पॉन्सर, मोदी ले रहे क्रेडिट। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर अब एनडीए के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती हैं और इस मामले में सब बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले में न सिर्फ इस मुद्दे पर बयान जारी किया है बल्कि जांच कराने की मांग भी की है। ये मामला केंद्र सरकार के लिए मुसीबत का सबक बन चुका है और तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर उसे घेर लिया है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर खासा हंगामा हो चुका है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जासूसी मामले की जांच कराने की मांग को पुरजोर ढंग से रखा है। तो नीतीश कुमार ने और ज़्यादा दबाव बना दिया है अब मोदी और अमित शाह पर कि वो पेगासस मामले की जांच कराएं। मोदी और शाह या मोदी सरकार इस मामले की जांच नहीं कराना चाहती है और हम सब जानते हैं कि वो जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। सबको पता है कि पेगासस भारत सरकार ने खरीदा और उनका इस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया। अभी तक विपक्षी दल ही मोर्चा खोल के बैठे हुए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार का सामने आना, जो कि एनडीए के पार्ट हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार अगर ये मांग करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए तो ये सीधी तरह से मोदी सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पहले वो जाति आधारित जनगणना के मामले में भी केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल चुके हैं। तो एक के बाद एक नीतीश कुमार के ये दूसरा बयान है जिसमें वो केंद्र सरकार को मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अभी तक एनडीए एक तरह से इंटैक्ट था, उसमें कहीं से इस तरह की मांग नहीं उठ रही थी कि पेगासस की जांच की जानी चाहिए। अब एनडीए के अंदर भी ये दरार पड़ने का संकेत है। एनडीए में अगर नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो कल को नवीन पटनायक भी बोल सकते हैं या कोई दूसरे दल भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और अगर सरकार के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठेंगी तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही एम्ब्रेसिंग होगा सरकार के लिए, बड़ा धर्म संकट, दुविधा पैदा करने वाला होगा, असमंजस में फंसेगी सरकार। तो दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में भी दांत हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार अपना गेम बिहार की राजनीति के हिसाब से खेल रहे हैं और हो सकता है 2024 की जो राजनीति है उसकी बिसात पर भी उन्होंने ये दांव चला हो। तो नीतीश का ये जो मूव है वो बेसिकली पॉलिटिकल मूव है। इसमें उनकी नैतिकता नहीं देखी जानी चाहिए, उनकी ये चिंता नहीं देखी जानी चाहिए कि पेगासस का सही या गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस सरकार के बहुत सारे गलत कामों पर नीतीश कुमार चुप रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और खामोशी ने समर्थन किया है, बल्कि उन्हीं के पार्टी के एक राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं हरिवंश, उन्होंने जिस तरह से कृषि बिल के मामले में किया था उस पर आज तक नीतीश कुमार बोले नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, नीतीश कुमार का दोहरा रवैया है। जो भी हो, नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के लिए, मोदी के नेतृत्व के लिए एक बड़ा नैतिक संकट ज़रूर खड़ा कर दिया है। अगली खबर लेते हैं। असम मिजोरम के बीच करीब हफ्ते भर से चली आ रही तनातनी के पहली बार कम होने के संकेत मिल रहे हैं। हेमंत ने मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वन लालवेना के खिलाफ
दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की बात कही है। इससे एक दिन पहले ही मिजोरम सरकार ने कहा था कि वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले लेगी। रविवार को भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बात तो वार्ता की कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो असम मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारियों की जांच की अनुमति नहीं देंगे। इस बीच अब केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमा विवाद को सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सीमाओं के निर्धारण का काम अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की संयुक्त पहल के रूप में गठित नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी NESAC को दिया गया है। बता दें कि असम मिजोरम के बीच पिछले करीब हफ्ते भर से तब से तनाव चला रहा है जब सीमा विवाद में हिंसा हो गई थी। इसमें कम से कम 6 जवानों की मौत हो गई थी। तो ये विवाद दरअसल हिमंत बिस्व शर्मा की हेकड़ी की वजह से खड़ा हुआ था। उन्होंने जिस तरह से कड़ा स्टैंड लिया था और छेड़छाड़ की थी मिजोरम के साथ, उसकी वजह से विवाद हुआ और ये इतनी लोगों की जानें गई। और फिर बार बार वो ऐसे बयान देते गए, चाहे वो 1 इंच ज़मीन न छोड़ने की बात है, 4000 कमांडो तैनात करने की बात हो, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, तो वो लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहे थे। दूसरी तरफ मिजोरम कमोबेश शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहा था। एक सांसद के बयान को छोड़ दें तो मिजोरम सरकार की तरफ से उकसाने वाली कोई घटना नहीं हुई थी। तो अब जाकर दोनों सरकारें थोड़ा नरम पड़ी हैं और जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है कि तनाव कम होगा। केंद्र सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसी को पता नहीं। हो सकता है केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को समझाया हो, लेकिन उसमें उसने काफ़ी वक्त लगा दिया है और दोनों राज्यों के बीच जो संबंध है वो खटाईपूर्ण हो गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार की भूमिका अभी तक कोई बहुत उज्जवल नहीं दिख रही, कोई बहुत कारगर नहीं दिख रही है। अलबत्ता यह है कि हिमंत के होश ठिकाने लगाने के लिए अगर उसने चाबी कसी हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हेमंत बहुत हेकड़ीबाजी के अंदाज में काम कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि पत्थरबाजी करने या दूसरी विध्वंसक कार्रवाइयों में शामिल पाए गए लोगों को पासपोर्ट या सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। राज्य पुलिस की CID विंग ने एक सर्कुलर जारी करके स्थानीय पुलिस महकमों से कहा है कि वे इस तरह की वारदातों पर नज़र रखें और पहले की घटनाओं में शामिल लोगों के बारे में पता लगाएं। CID कश्मीर ने सर्कुलर में कहा है, जम्मू कश्मीर CID की विशेष शाखा को सूचित किया जा रहा है कि पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए सुरक्षा सर्टिफिकेट देते समय ये पता लगाया जाए कि उस व्यक्ति का कानून व्यवस्था के मामले में क्या रिकॉर्ड रहा है, वह पत्थरबाजी और दूसरी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड से इसका मिलान किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आदेश के दुरुपयोग की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों को इस तरह की शक्तियां देने के आदेश का घोर दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि अपराध को पहले अदालत में शामिल करने की साबित करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक आरोप साबित होने तक किसी को भी दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये तुगलकी फरमान है, ये पुलिस ही तय कर देगी कि आप अपराधी है। पुलिस बहुत सारे फर्जी आपको मालूम है मामले दर्ज करती है। पुलिस और वहाँ की जो सरकार है जो कि केंद्र से निर्धारित होती, केंद्र के इशारों पर चलती है, वो किसी को भी किसी भी नियम कानून में फंसाकर उलझा सकती है, उसकी नौकरी की राह में आड़ो बन सकती है, उसके विदेश जाने के रास्ते में अड़चनें खड़ी कर सकती है। तो इस तरह के निर्देश कायदे से दिए नहीं जाने चाहिए और अगर दिए गए हैं तो इनको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए कि अनलेस एंड अनटिल न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई दोषी ठहराया जाता है तब तक उसके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो जा सकती, क्योंकि पुलिस कोई कानून न्याय व्यवस्था नहीं है। पुलिस केवल कानून व्यवस्था देखती है, न्याय का काम अदालतें करती हैं और अगर वो इस तरह से काम कर रही तो ये क्या कायदे से न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप है या
खुद न्याय करने का अधिकार प्राप्त करने की एक चाल है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दमन के लिए लगातार ये केंद्र सरकार चलती आ रही है और ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसे कतई स्वीकार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए, कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए कि इस तरह से ये जो चीज़ें आज एक जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, कल आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, परसों हिमंत बिश्व शर्मा करेंगे और बहुत सारे राज्य करेंगे, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य, जिन्हें इस तरह से कानून का दुरुपयोग करने में मज़ा आता है या वो सबक सिखाने के लिए, खासतौर पर जब सामने मुस्लिम हो या कोई कम्युनिस्ट हो या विरोधी हो या असहमत हो या नीति का विरोध करने वाला हो, तो उनको टारगेट करती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ों के लिए एक लोकतांत्रिक देश में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान मुहर्रम से जुड़े सरकारी दिशा निर्देशों पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल की ओर से प्रदेश भर के पुलिस अफसरों को भेजे गए 4 पन्नों के इस दिशा निर्देश की भाषा पर शिया और सुन्नी दोनों समुदायों में ज़बरदस्त गुस्सा है। इन मौलानाओं का कहना है कि निर्देश पत्र में कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं जो आपस में विवाद पैदा करती हैं। निर्देश पत्र में मुहर्रम को त्यौहार बताया गया है, जिसे लेकर शिया समुदाय गुस्से में है। उसका कहना है कि गमी के मौके को त्यौहार लिखना गलत है। निर्देश पत्र में बार बार ये बात कही गई है कि विभिन्न मुस्लिम समुदायों में आपस में दुश्मनी, कड़वाहट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के महीने में होती है और ख़ासकर आशुरा के दिन स्थिति अति संवेदनशील हो जाती है। निर्देशों में कहा गया है कि मुहर्रम के मौके पर दंगा, बलवा, खून खराबा होने की आशंका होती है। योगी सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों को भेजी गई इस चिट्ठी में मुहर्रम और मदेह सहाबा को आपस में जोड़ दिया गया है, जबकि मदेह सहाबा मुहर्रम खत्म होने के 4 दिन बाद होता है। इस चिट्ठी में करबला की शहादत के दिनों को इस तरह से पेश किया गया है मानो ये गम बनाने का मौका नहीं, जंग लड़ने का महीना हो। यूपी की राजधानी सहित जगहों पर मुहर्रम व मदेह सहाबा के दिन अलग अलग जुलूस निकलते हैं। मुहर्रम का जुलूस जहां शिया समुदाय निकालता है, वहीं मदेह सहाबा पर सुन्नी जुलूस निकालते हैं। खुद को इमाम हुसैन को मानने वाली हुसैनी ब्राह्मण कहने वाली यूपी की जानी मानी शास्त्रीय गायिका सुनीता झिंगरन ने पत्र की भाषा पर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि कभी कोई शिया आतंकवादी या दंगा करने वाला या खून खराबा करने वाला नहीं हुआ और ना होगा। शिया समुदाय तो इमाम हुसैन का गम मनाने वाला है और हम हुसैनी ब्राह्मण हिंदू भी इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। शास्त्री गायिका ने कहा कि इस ड्राफ्ट में जानबूझकर हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी एकता पर प्रहार किया गया है तथा गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका दिमाग कूड़े से भरा हुआ है, कूड़े से भरा हुआ है, यही कहना ठीक होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुहर्रम क्या है, वो त्यौहार है या गम का मौका है। और वो अपने सर्कुलर में गोयल साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो हास्यास्पद हैं। इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके ज्ञान की कमी का भी द्योतक है, उनकी अल्पज्ञता का भी द्योतक है। और उससे ये भी पता चलता है कि वो हिंदू, मुस्लिम और शिया सुन्नी के रिश्तों को भी नहीं समझते, बल्कि उनके बारे में जो उनके पूर्वाग्रह और दुराग्रह हैं उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच मतभेदों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में अब इसकी रवायत ही चल पड़ी है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो किसी न किसी बहाने मुसलमानों के त्योहारों पर इस तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं, इस तरह के सर्कुलर, इस तरह की भाषा, इस तरह की बयानबाजी। और जब इस तरह का होता है तो जाहिर है कि खटास पैदा होती है। और इस तरह की जो हरकतें हैं सीधे सीधे जो हमारी साझी संस्कृति है उस पर प्रहार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये संस्कृति उन्हें रास नहीं आती। वो चाहते हैं कि पूरे देश में केवल और केवल हिंदू संस्कृति हो, दूसरे धर्मों की जो संस्कृति है उसके लिए कोई जगह न बचे और उनको भी हिंदू संस्कृति को ही स्वीकार करना पड़े। तो ये एक राजनीतिक चाल भी है,
एक जो अल्पसंख्यक समुदाय उनको बदनाम करने की भी कोशिश है, उनके बीच में मतभेद और विवाद खड़े करने की भी कोशिश है। और ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों और जो बहुसंख्यक समुदाय हिंदू है उनके बीच भी ये दरार पैदा करने की एक कोशिश है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक चर्चा में आ गए हैं। हॉकी को प्रमोट करने के लिए हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि जब केंद्र से लेकर तमाम राज्य तक राज्य सरकारें हॉकी को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं थी, तब ओडिशा ने दोनों ही हॉकी टीमों को स्पॉन्सर किया। ओडिशा सरकार उनके पीछे खड़ी रही और उसी का नतीजा है कि आज भारत की महिला और पुरुष टीम ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बता दें, ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेशनल टीम का आधिकारिक प्रायोजक है। ओडिशा ने हॉकी इंडिया फेडरेशन की साझेदारी के साथ भुवनेश्वर में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन भी किया है। लगातार मिल रहे सहयोग ने भारतीय टीमों के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित किया है। हालांकि दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी आलोचना हो रही है। तो मामला ये है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लगातार हॉकी को संरक्षण दिया, उसको प्रमोट करने के लिए धन खर्च किया और आयोजन करवाए। और अब जो ओलंपिक में उनकी सफलताएं दिख रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके लिए श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो खिलाड़ियों के जो कोच हैं उनको, और साथ में उड़ीसा की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी नाकामियां हैं वो दूसरे दलों पर, दूसरे नेताओं पर थोपते हैं और जो दूसरे लोगों की उपलब्धियां हैं उनको अपना बनाकर पेश करने की उनमें खूबी है, ये आदत है। तो ये भी ये कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करना प्रधानमंत्री का हक है और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन प्रस्तुत ऐसे हो रहा है कि जैसे भारत सरकार ने ये उपलब्धि हासिल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई हो, जो कि बड़ा हास्यास्पद है। बहुत बड़ी विडंबना है कि केंद्र सरकार को जो काम करना चाहिए था उसने हाथ झाड़ दिए, उसे एक राज्य की सरकार ने किया और अब उस राज्य सरकार को सीधा क्रेडिट देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया कि ओडिशा को धन्यवाद, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रशंसा के लायक हैं, ये सब उन्होंने नहीं कहा। बस जो हमारी टीमें उनकी सफलता के गुण गाए हैं और ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार की वजह से ये सफलता मिली हो। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इनका बड़े पैमाने पर इसे लाइक तो करेंगे ही, शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।